गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे परावर्तन और अपवर्तन की बातें की थी। अपवर्तन जैसे जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसका मैंने कारण बताया था आपको कि जैसे ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने सभी ने महसूस किया है कि जब हम किसी पढ़ाई के अलावा अगर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, तो हमारे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। घर पर अपने माँ बाप से या साथियों से बात करते समय अक्सर बच्चों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, किंतु यदि उन्हें क्लास में जाने के बाद टीचर के सामने उनकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, जैसे मीडियम चेंज हो गया हो। अगर कभी ऐसा लगे तो समझ जाओ कि ये डिफ्रैक्शन है, स्पीड कम हो गई। और अगर किसी बच्चे को क्लास में खड़ा करके उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाए तो वो अधिकतर ऊपर देखेगा, कोनों में देखेगा, जैसे सब कुछ भूल गया हो, स्पीड बिल्कुल लगभग नेग्लिजिबल हो गई हो। मीडियम चेंज होने पर स्पीड चेंज होती है। इसी का कारण है रिफ्रैक्शन। एक फिगर आपके सामने है। ये फिगर है मरीचिका की। रेगिस्तान में जब अधिकतर हम जाते हैं तो हमको एहसास होता है कि कहीं दूर पानी है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छाया कोई रेत में दिखाई दे रही है, किसी वृक्ष की छाया है या पानी दिख रहा है। ये किस कारण होता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। लास्ट वीडियो से ही मैं शुरू करता हूँ। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब लाइट किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग अपरिवर्तित रहता है। और जो परिवर्तित होता है वह भाग अभिलंब से वो किरण दूर हटती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है और अगर विरल से सघन में जाता है तब अभिलंब के पास आता है। ये लास्ट वीडियो में लास्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था। जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा हमेशा आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होगा, या कहूँ तो अपवर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण से अधिक होगा। एक पिक्चर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। ये एक जो ब्लैक लाइन बीच में है हॉरिजॉन्टल, वो एक ग्लास और एयर दो मीडियम को, दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है। इस ब्लैक लाइन के ऊपर ग्लास है, कांच है, और नीचे एयर वायु है। एक प्रकाश किरण है OA जो बिंदु A पर आपतित होती है। आपतन कोण I है और यह प्रकाश किरण सीधी ना जाकर थोड़ी सी झुक जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है और झुकती है। ये अभिलंब से दूर जा रही है, डॉटेड लाइन के ऊपर आई है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये जा रही है और प्रकाश किरण थोड़ा अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने कल लास्ट में एक बात और आपको बताया था कि प्रकाश का मुड़ना केवल अपवर्तनांक पर ही निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकाश की चाल पर ही निर्भर नहीं करता है, अपितु यह निर्भर इस बात पर भी करता है कि आपतन कोण कितना है। आज हम डिस्कस करते हैं कि इस आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे। जो भी प्रकाश है, जिस कलर का भी प्रकाश है, उस कलर का ही रहने देते हैं, कलर चेंज नहीं करेंगे, केवल प्रकाश का आपतन कोण चेंज करेंगे। सपोज करो पहले आपतन कोण 20 डिग्री था तो वो आपतन कोण I का मान 30 डिग्री कर देते हैं, 40 डिग्री कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तब क्या होगा आप देखिए क्या हुआ। एक बार फिर से लास्ट फिगर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर R का मान कितना है, अपवर्तन कोण का मान कितना है, और आपतन कोण के बढ़ने के बाद क्या हुआ। शायद आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपतन कोण I का मान बढ़ने से अपवर्तन कोण R का मान बढ़ जाता है। हम थोड़ा और आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान और ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं।
एक ऐसी पोजीशन आती है, कैसी पोजीशन आपको शो हो रही है कि आपतन कोण का एक मान ऐसा आ जाता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस फॉर्म यहाँ इस फिगर में r इजिकल टू 90 डिग्री है। इस विशेष आपतन कोण को, कौन से, वह आपतन कोण जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को हम C से भी डिनोट करते हैं और क्रांतिक कोण को हम IC, आई के नीचे सफिक्स लगा देते हैं C, IC से सफिक्स बोला जाता है, IC से भी इसे व्यक्त हम करते हैं। यानी क्रांतिक कोण क्या हुआ, पूरी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। हमने क्या किया था, आपतन कोण का मान धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, फिर आपको दिखा देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपतन कोण कम था, अपवर्तन कोण भी कम था। आपतन कोण का मान ज़्यादा किया, अपवर्तन कोण का मान भी ज़्यादा हो गया, और आपतन कोण का मान बढ़ाया, ये पोजीशन आ गई। अगर हम अब भी नहीं मानते हैं तब क्या होगा, अगर हम अब भी नहीं मानते हैं तब क्या होगा, तब आप देखिए ये होगा। यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा कर देते हैं, तब होता ये है, प्रकाश, लाइट जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम वापस हो जाती है, और इस कंडीशन में कोई भी भाग अपवर्तित नहीं होता है। पहले ही माध्यम में कांच ऊपर माध्यम था, उसी माध्यम में प्रकाश किरण आपतित हुई OA, और उसी माध्यम में चली गई वापस। इस स्थिति को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा बनती है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहली शर्त है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब वह प्रकाश किरण पूर्ण रूप से अपने ही पहले वाले माध्यम में वापस लौट आती है और उसका कोई भी भाग अपवर्तित नहीं होता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तब अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस विशेष आपतन कोण को जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब यदि आपतन कोण को हम और बढ़ाएं, तब क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि पूर्ण शब्द क्यों कहा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। और इस घटना में क्या होता है, इस घटना में होता है कि संपूर्ण प्रकाश वापस लौट आता है, परावर्तन होता है और किसी भी भाग का अपवर्तन होता ही नहीं। अरे जब अपवर्तन हो ही नहीं रहा, टोटल भाग का परावर्तन हो रहा है, तो क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। जैसे किसी दिन कॉलेज में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, शायद कभी कभी कंडोलेंस भी हो जाती है, कोई दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं, जितने बच्चे कॉलेज में आए उतने ही बच्चे गेट से वापस चले गए, हुआ ही नहीं गेट से अंदर अपवर्तन की घटना हुई ही नहीं, गेट तक गए, गेट से ही वापस अपने घर आ गए, पूर्ण परावर्तन हो गया, कहेंगे पूर्ण परावर्तन हो चुका है आज बच्चों का कॉलेज में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त हमने बताई। 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता है, तब ही वह अविलंब से दूर हटता है,
और अविलंब से दूर होते 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 इतना दूर हो जाता है, कितना कि पहले अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है और फिर वापस अपने ही पहले वाले माध्यम में प्रकाश लौटने लगता है। सेकंड, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि माध्यम का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे कम होता है और किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा। माध्यम का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है और बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में एक संबंध होता है, साइन c इज इक्वल टू 1/n। क्रांतिक कोण का मान उल्टा होगा। अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम था क्योंकि फॉर्मूले में उल्टा है। क्रांतिक कोण का मान लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक और बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे हीरे का चमकदार होना। हीरे का चमकदार होना, एक घटना याद आती है मुझे। कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है आज की डेट में, परंतु जब मैं उस कॉलेज को कुछ वर्षों पूर्व देखा तो जब छुट्टियां होती थी, जब छुट्टी की 8वें पीरियड के बाद जब छुट्टी अक्सर उस कॉलेज में होती थी, तो रोड पर कोई बच्चा दिखाई नहीं देता था। और आज अगर उस विद्यालय में छुट्टी होती है तो पूरा मार्केट भर जाता है और ऐसा होता है जैसे चमक हो। और अधिकतर लोग भी कहते हैं भाई कितने बच्चे इस कॉलेज में हैं। कारण क्या था? पहले एक जगह की छूट दी जाती थी या छूट होती थी या बच्चे ले लेते थे, मैं नहीं कह सकता, पर जो बच्चे प्रेयर के समय कॉलेज आते थे, कॉलेज के इतने गेट, कोई कैंटीन के रास्ते से भाग गया, कोई दीवार कूद कर भाग गया, तो वो छिटक जाते थे और छुट्टी के समय कॉलेज में ही बच्चे कम बचते थे, तो रोड पर कहाँ से आएंगे। और अगर हमने कॉलेज में सुबह तो बच्चे ले लिए और बच्चे कॉलेज को एक पूरा सील पैक हो गया, पीरियड चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है और छुट्टी के समय बच्चे निकलते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़, रश हो जाती है रोड पर। हीरे का चमकना भी कुछ ऐसे ही है। कैसे? हीरे में स्पेशल कटिंग होती है, कुछ विशेष प्रकार की कटिंग कराई जाती है। इस प्रकार की कटिंग कराई जाती है कि एक बार जो प्रकाश किरण अंदर को आ गई हीरे में, वो उसका बार बार तल से टकराती रहती है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। कैसे? वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है और हीरे और वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब बाहर का प्रकाश विशेष रूप से कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, तब प्रकाश हीरे के भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है, जब तक आपतन कोण 24 डिग्री इसका क्रांतिक कोण है हीरे के लिए, हीरे वायु के लिए, तो जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम नहीं होगा तब तक वो उसके अंदर ही प्रकाश घूमता रहेगा। और जब कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब हीरे से प्रकाश बाहर आ जाता है। और वो भी प्रकाश सभी दिशाओं से बाहर नहीं आता। ऐसा नहीं कि कॉलेज से बच्चे किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, चाहें तो बाहर आ जाए ना, एक ही गेट होगा ना। इस प्रकार हीरे में सभी ओर से प्रकाश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं में बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश आ तो रहा था बहुत डायरेक्शन से, पर गया निकलकर एक ही डायरेक्शन से। और कब गया? ऐसे उस तल से बाहर निकला जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण 24 डिग्री से कम हो गया। और जब वो एक साथ प्रकाश बाहर निकलेगा तो उसका चमकदार दिखाई देना लाजमी है। हीरा अपने आप ही चमकदार दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं आपको, रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका में सूर्य जो होता है ना, उसमें रेगिस्तान में सूर्य की तपस से रेगिस्तान गर्म हो जाता है। रेगिस्तान जब गर्म होता है तो रेत के आसपास की जो वायु होती है वो हल्की हो जाती है, गर्म होकर रेयर मीडियम बनाती है और पृथ्वी के ऊपर की वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है। जो परत, द्वारा समझ लीजिए, जो वायु की परत रेत के संपर्क में होती है वो गर्म होगी, उससे ऊपर वाली परत उससे कम गर्म, और ऊपर वाली परत और कम गर्म, और ऊपर वाली परत, ऊपर जैसे से परत ऊपर होती जाएगी, आप समझ रहे होंगे, परत ठंडी होती जाएगी। भाई घर पर अगर आप जिस पर रोटियां सेकते हैं तवे पर, अगर बिल्कुल तवा तो बहुत गर्म होगा,
तवे के संपर्क में आप वायु देखिए, अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर रखिए तवे के, आपको ज़्यादा गर्माहट का एहसास होगा। और अगर तवे के ऊपर आप हाथ ऊपर करते चले जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास कम धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। इसी प्रकार रेत के ऊपर की जो वायु होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, और जैसे 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 ऊपर होती जाएगी वायु वो ठंडी होती जाएगी। तो ऊपर की वायु का जो मिलकर बनाएंगे वो सघन माध्यम बनाएंगी, और रेत के संपर्क वाली वायु जो वो कैसा बनाएगी, वो विरल बनाएगी। वृक्ष है, कोई खड़ा है रेत में, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये वृक्ष ऊपर खड़ा है टी पॉइंट पर, ये टॉप है इसका। जहाँ वृक्ष खड़ा है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वहाँ पर कैसा माध्यम होगा, सघन। और जहाँ नीचे, जहाँ बिल्कुल बेस है, सबसे लास्ट की लाइन है हॉरिजॉन्टल, वहाँ क्या होगा, विरल माध्यम होगा। आप फिर से समझ लीजिए, ऊपर वाली परत जहाँ टी है वहाँ सघन माध्यम होगा, वहाँ की वायु ठंडी होगी, और जो सतह की वायु है वो गर्म होगी, और वहाँ माध्यम कैसा होगा, विरल। जब प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आएगी वृक्ष के ऊपर से, तब उसे क्या होगा, बहुत सारी परतों को पार करना होगा, वायु की परत को पार करना होगा। और वो प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, ऊपर से। ऊपर कौन सा माध्यम था, सघन। वो सघन से विरल की ओर आ रही है। जैसे जैसे सघन से विरल की ओर आएगी उसका अपवर्तन कोण बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपवर्तन कोण बढ़ेगा उसका। और अपवर्तन कोण बढ़ते बढ़ते परत दर परत, एक परत से दूसरी परत आएगी, अपवर्तन कोण कुछ बढ़ेगा, फिर ऊपर से नीचे की ओर आएगी, फिर अपवर्तन कोण बढ़ेगा, आपतन कोण भी बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी बिंदु बी तक आते आते कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ है प्रकाश किरण का जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना। प्रकाश आया कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर, और बिंदु बी पर आकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई, क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया। तो वो प्रकाश किरण अपने आप मुड़ गई ऊपर की तरफ, और दूर कोई व्यक्ति देख रहा है। अब आप सोचिए, प्रकाश किरण तो ऊपर से आई थी नीचे की ओर, और बिंदु बी पर आकर उसका आंतरिक परावर्तन हो गया, वापस ऊपर की ओर जाने लगी। जिस व्यक्ति की आंख में वो गया, जहाँ पर ये आंख आपको दिख रही है शो में, एक क्लिप में, तो वो उस व्यक्ति को क्या दिखाई देगा कि ये प्रकाश किरण नीचे से आ रही है, और उसे एक आभास होगा कि एक परछाई है वृक्ष की जगह, पानी, उसे पानी का एहसास होगा वहाँ पर, और उसे पानी का भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, और इसी घटना को हम मरीचिका कहते हैं। प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाएगी, परत दर परत परस्पर आपतन कोण बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और किरण ऊपर की ओर वापस लौट आती है। ऊपर की परतें सघन होती हैं, जब वापस ऊपर जाएगी तो ऊपर फिर कहाँ जा रही है, जब उल्टी हो गई प्रकाश किरण, देखिए जब प्रकाश किरण टी से बी की तरफ आ रही थी तब तो वो आ रहा था सघन से विरल में, अविलंब से दूर हटेगी, और जब बी से ई की ओर जा रही है प्रकाश किरण तो कहाँ जा रही है, विरल से सघन में, तो वो क्या होगा, अविलंब के पास आती जाएगी, अविलंब के पास आती जाएगी। और जब यह किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरणें पृथ्वी के नीचे से आ रही हैं और वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे पानी का भ्रम हो जाता है, और इसी को मरीचिका हम कहते हैं। यह केवल रेत में ही नहीं होता, ठंडे देशों में भी मरीचिका होती है। समुद्री जहाज में भी कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है देश दूर से देखने पर कि जहाज वायु में उल्टा लटका है और बिल्कुल स्थिर है। ऐसा क्यों होता है? बहुत ठंडे देशों में समुद्र पर दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब वायु में उल्टे लटके दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि जल और बर्फ में लगी वायु की परतें ठंडी होने के कारण सघन हो जाती हैं। यहाँ उल्टा होता है रेत का, क्योंकि समुद्र में जो नीचे की वायु होगी वो ठंडी होगी, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी वो वायु की परतें गर्म होती जाएंगी। नीचे सघन माध्यम होगा और ऊपर विरल माध्यम होगा। ऊपर की परतें विरल होंगी, नीचे की परतें सघन होंगी। देखिए पिक्चर देखिए अब आप, नीचे की परतें सघन है, ऊपर की परतें विरल हैं। तो जैसे जैसे वायु ऊपर, प्रकाश अगर किसी जहाज से ऊपर की ओर जा रहा है तब क्या होगा, जहाज तो नीचे ही है समुद्र के तल पर, उससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं और वो प्रकाश किरणें आसमान की तरफ गई। नीचे माध्यम है सघन,
ऊपर है विरल, तो वो प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जा रही हैं। तब वो प्रकाश किरणें अविलंब से परत दर परत दूर हटती जाएंगी और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, सेम जो पहले आई थी, कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा और एक पॉइंट पर जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर वो प्रकाश किरणें वापस सघन माध्यम में ही लौट आएंगी, अर्थात नीचे की ओर लौट आएंगी। उल्टा प्रोसेस होगा, विरल से सघन की तरफ आएंगी, अविलंब की ओर झुकना शुरू कर देंगी और व्यक्ति की आंख में जाएंगी। परंतु उस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि ये प्रकाश किरणें नीचे से ही चली थी। ये प्रकाश किरणें नीचे से जहाज से चली हुई हैं, ऊपर गई हैं, ऊपर जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर नीचे आई हैं। उसे क्या पता इस बात का, देखने वाले को उसे इस बात का एहसास होगा कि ये प्रकाश किरणें ऊपर से ही आ रही हैं और उसे वो समुद्री जहाज वायु में ऊपर अटका हुआ दिखाई देगा। यही मरीचिका है। समुद्र पर तैरते हुए जहाज से ऊपर की ओर जाते हुए विभिन्न परतों से अपरिवर्तित होती रहती हैं, अविलंब से दूर होती जाती हैं। थोड़ी दूर जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति आ जाती है और किरणें वापस नीचे आने लगती हैं, व्यक्तियों की आंख में पहुंचती हैं। उस व्यक्ति को जहाज का उल्टा प्रतिबिंब ऊपर वायु में लटका हुआ दिखाई देता है। यही मरीचिका है। आज हम एक आपको और बताना चाहते हैं, कुछ सिंबल्स हैं जैसे ए एंड डब्लू। ए फॉर एयर, डब्लू फॉर वाटर। ए एंड डब्लू को हम पढ़ते हैं, पहले पहला वाला लेटर पहले पढ़ा जाएगा। ए पहले है तो वायु, डब्लू वाटर। ए एंड डब्लू का अर्थ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ए एंड जी, ए शुरू में ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, ग्लास मीन्स कांच। ए एंड जी का अर्थ होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। डब्लू एन ए, ए एंड डब्लू का जस्ट अपोजिट होगा। डब्लू एन ए जो पहला वाला लेटर है उसके सापेक्ष और जो दूसरा लेटर है उसका अपवर्तनांक होगा। डब्लू एन ए मीन्स जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। जी एन ए का अर्थ होगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इनमें आपस में एक संबंध होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक एक दूसरे के उल्टा होगा। ए एन डब्लू इज इक्वल टू 1/डब्लू एन ए। ए एन जी, जी एन ए का उल्टा होगा। जी एन डब्लू, डब्लू एन जी का उल्टा होगा। ऊपर वाला फॉर्मूला है ए एन डब्लू इज इक्वल टू 1/डब्लू एन ए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का उल्टा होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हमने दिया है। एक क्वेश्चन आता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, ए एन जी 3/2, जी एन ए कितना होगा? उसका जस्ट उल्टा होगा, 3/2 का उल्टा 2/3। डब्लू एन जी को ध्यान से सुनिए। डब्लू एन जी का अर्थ है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, डब्लू फॉर वाटर, जी फॉर ग्लास। डब्लू एन जी का अर्थ है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष है उसका अपवर्तनांक नीचे आएगा। डब्लू एन जी को मैं लिख सकता हूँ कांच का अपवर्तनांक बटा जल का अपवर्तनांक, और ये दोनों अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होंगे। वास्तव में ये लिखना चाहिए कांच का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जहाँ जल का अपवर्तनांक है वहाँ लिखना चाहिए जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मैंने आपको एक बात बताया, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसे ऊपर रखते हैं और जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे रखते हैं। डब्लू एन जी क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो डब्लू एन जी में ऊपर किसका अपवर्तनांक आएगा? कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसे हम नीचे रखेंगे। एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.5 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में आ रही है, देखिएगा कांच से जल में आ रही है, तब हम जल के अपवर्तनांक को कैलकुलेट करेंगे कांच के सापेक्ष। जिसमें आ रही है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है वो इम्पोर्टेंट है, उसे ऊपर रखेंगे। जिससे आ रही है या जिसके सापेक्ष है वो नीचे रखा जाएगा। तब कितना होगा? हमें इसमें कांच से जल में आ रही है, इसका अर्थ है कि हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है,
और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक क्या था? 1.35 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 0.9। इस प्रकार आप अपने अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बार बार आपको सुनना होगा रेगिस्तान की मरीचिका, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तब। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेंस की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक अपील, कोरोना वायरस की महामारी में अपना योगदान दीजिए, और आपको योगदान देना है घर में रहकर, बार बार हाथ धोकर, बिना मतलब बाहर ना निकल कर। ये कार्य करके ही राष्ट्र में आप अपना योगदान दे सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।